नमस्कार। मैं हूं बाबा विजेंद्र। आप देख रहे हैं दैट डायलॉग। आज इस चौपाल पर डायलॉग के इस चौपाल पर चर्चा के केंद्र में है बाबा रामदेव। बहुत दिनों के बाद अब बाबा हैं तो बाबा को कैसे छोड़ दें। अब तो बाबा जो है आज बाबा को याद कर रहा है वो। सुप्रीम कोर्ट ने जो है लगातार पतंजलि योग पीठ और बाबा रामदेव की जो घोषित दवाई है उसको लेकर के साफ ये हुआ कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह माफीनामा जो है ये काम नहीं चलेगा। आपको सजा मिलेगी ही और सजा मिलनी तय है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना लगातार की जाती रही। बाबा रामदेव लगातार जो है वह अभी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते थे। बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट की लगातार अवहेलना करते रहे और कोर्ट को भी लगा कि हम मुट्ठी में रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी कोर्ट की चर्चा बहुत होती है भारतीय जनता पार्टी में। लगातार चर्चा होगी। कोर्ट का यह आदेश कोर्ट में सिद्ध हो गया कि अरविंद केजरीवाल अपराधी हैं। कोर्ट ने यह कह दिया कि आप शराब घोटाले में शामिल हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता ने बाबा रामदेव पर कार्रवाई हुई, किसी एक नेता ने यह नहीं कहा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोर्ट की जो अवहेलना बाबा रामदेव कर रहे हैं नहीं करना चाहिए और चुप है पूरा बाबा। ये अच्छा नहीं लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल पर तमाम प्रकार के सवाल आप खड़ा कर रहे हैं और बीच बहस में लाते हैं तो बाबा रामदेव के भी विषय पर आपको चुप्पी तोड़नी चाहिए कि गलत प्रकार की घोषणा है। लेकिन वहां बिल्कुल संघ परिवार मौन है। एक बार भी अपने चौपाल में, अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के इस हार्ड एक्शन को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, पीसी कहीं भी बाबा रामदेव की चर्चा नहीं है। मित्रों, याद है कि 4 जून को जब यह परिणाम निकलेगा तो 4 जून ही एक नए रामदेव का अवतार हुआ था रामलीला मैदान में। यह जो बहुत गजब की तारीख है वो 4 जून को चुनाव आयोग ने इलेक्शन के रिजल्ट की चुनाव आयोग घोषणा करेगा, रिजल्ट आउट होगा। इसी 4 जून का इतिहास आपको पता है कि 2011 में 11वें साल में जो घटना घटी थी कि हम काला धन लाएंगे और भारत के तमाम नेताओं की लंबी लंबी पर्चियां निकलती थी, जिसमें बिहार के भी बहुत नेता थे कि 500 लाख करोड़ रुपया स्विट्जरलैंड में, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, पता नहीं। हम लोग भी पढ़ते थे और यह भी कहा जाता था कि अगर वो स्विस बैंक से पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा तो सोने की चादर बिछ जाएगी भारत की सड़कों पर। ऐसा ऐसा तो स्वदेशी पर जो नारा लगाने वाले लोग थे और हम लोग भी सोच रहे थे। उसी स्विस बैंक काला धन के आलोक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सबको 15 लाख भी देंगे। यही 4 जून का है और 15 लाख रुपए सबके पास में 15 लाख रुपया जाएगा। वही क्योंकि रामदेव के भरोसे थे और आज जो है सुप्रीम कोर्ट का तलवार लटक गया इनके गर्दन पर। अब मेरी चिंता हो गई कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस तलवार को याद करूं कि बाबा रामदेव के उस तलवार को याद करूं। तो मेरा दिमाग मनोज जी और अखिलेश भाई कंफ्यूज हो गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट की इस तलवार को किस रूप में देखें और बाबा रामदेव के उस तलवार को किस रूप में देखें कि 4 जून को उस विशाल मंच पर जब चीख चीख करके बाबा रामदेव तो पार्टी भी बनाई, चुनाव लड़ने की भी बात हुई, फिर इसके पक्ष में के बहुत प्रकार की कहानी हुई वहां। अब फिर काला धन, स्विस बैंक, तमाम चीजें चली गई वह। हम लोग भी बाबा रामदेव के संपर्क में रहे। हमारे काफी मित्र अभी भी वहां पड़े हुए हैं, उनके प्रबंधन को देख रहे हैं। लेकिन जब डेमोक्रेसी का मामला है कि सुबह शाम कौन जो है प्रणाम करे, तो हम लोग तो वहां से मुक्त हुए हैं। यह जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है और जिस प्रकार से स्वदेशी के नाम पर, जिस प्रकार से, मैं तो एक बात, क्योंकि बहुत दोनों आदमी अर्थशास्त्री हैं, मैं अखिलेश भाई के एजुकेशन को भी जानता हूं और मनोज को भी जानता हूं। निश्चित रूप से अर्थशास्त्र के
ज्यादा ज्ञाता हैं, पढ़े भी हैं और वर्तमान अर्थशास्त्र के जो डायनामिक्स हैं इसको भी निकट से समझते हैं। मैं बार-बार कहता रहा हूँ मनोज जी, अखिलेश भाई, कि पूंजी का चरित्र एक होता है और उसका काम है वो शोषण और विषमता के बल पर ही पूंजी एकत्रित होती है। बाबा रामदेव की जो स्वदेशी रही है, तो वो हिंदुस्तान लीवर और पतंजलि में कोई बुनियादी चरित्र नहीं है। ये पूंजी का सेंट्रलाइजेशन ही है। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, तो यह महात्मा गांधी की स्वदेशी नहीं है, गांधी बाबा की स्वदेशी नहीं है। कि गांधी बाबा के स्वदेशी में वह है कि गांव के पास में क्या पैसा गया, गांव की बेहतरी क्या है और एक-एक इकाई की कमाई की बात होती थी कि लाभांश कैसे गांव तक जाए, गांव कैसे मजबूत हो, गांव के उत्पाद को ला करके उसका प्रसंस्करण करके और जो मुनाफा है वह मुनाफा अपने पास रखें, जो पतंजलि ने किया। तो स्वदेशी के नाम पर लगातार हमारी भी असहमति रही। इस शो में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि जिस स्वदेशी की बात हम लोग कर रहे थे, वह स्वदेशी नहीं है। आज भी बहुत प्रकार की कहानियां हैं कि गरीब किसानों के वह जो जो औषधि औषधि की खेती हो रही है, उन किसानों को भी लाभकारी मूल्य पतंजलि की तरफ से नहीं मिलता है। यह भी बहुत शिकायत आई है। जो भी औषधि की जो खेती हो रही है, वो भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम प्रकार की कहानियाँ हुई है और इस औषधि से, इस पतंजलि के जो नए बाज़ार हैं, हम लोगों को लगता है कि अरे भैया मल्टीनेशनल्स कंपनी को जवाब दे दिया, हिंदुस्तान लीवर को जवाब दिया, उसको दिया जवाब, रेनवेक्सी को जवाब दिया। मुझे लगता है अगर रेनवेक्सी और हिंदुस्तान लीवर जिस तरह से हमारे यहाँ शोषण किया है, अगर उसी वही चरित्र आपका भी ये शोषण करने का है, तो मैं नहीं मानता हूं कि किसी मल्टीनेशनल और सो कॉल्ड नेशनल में कोई अंतर है। इस पूरे प्रोडक्शन, इस बाजार के खेल में हमारा गांव कहाँ है, ग्रामीण उत्पाद कहाँ है, किसानों की बेहतरी कहाँ है, उसके लागत मूल्य और उसके लाभकारी मूल्य की डिबेट कहाँ है। ये सब प्रश्न है क्योंकि बाबा रामदेव आज इस डिबेट में इस चौपाल की चर्चा में है। वो असहमतियां हैं, लेकिन उसके पक्ष में भी बोलने वाली बात है। आज जो है जो कमाई हो रही है हिंदुस्तान में हो रही है, वो सब पैसा यहाँ जा रहा है, जो पैसे विदेश जा रहे थे, सब पैसा यहीं रह रहा है। बहुत प्रकार के जो कथित राष्ट्रवादी हैं और पूंजी में भी राष्ट्रवाद खोजते हैं, मैं तो ये साफ मानता हूँ पूंजी विषमता के बल पर ही जिंदा रहती है। पूंजी की अगर एक सीमा के बाद अगर छोड़ देंगे, मनोज जी इसके पक्ष में नहीं है, वो कहते हैं कि पूंजी का अपना एक उनकी गुणवत्ता है, उनके अपने डायमेंशंस हैं, पूंजी का अपना स्वभाव भी है। लेकिन मैं मानता हूं कब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं स्वदेशी के नाम पर या विदेशी के नाम पर, यह बिना शोषण का सेंट्रलाइजेशन नहीं हो सकता है। ये ऐसा मुझे लगता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तलवार चली है और इतनी कहानी हुई है कि काला धन वापस लाओ, बेहतर गांव बनाएंगे, बेहतर हिंदुस्तान बनाएंगे, सोने की चिड़िया बना देंगे। क्या लगता है कि 21वीं सदी के इस दौर में और वह व्यक्ति और आगे बढ़ करके जो मोदी जी का जो इकोनॉमिक्स है, जो मोदी जी का अर्थशास्त्र है, इस अर्थशास्त्र के पक्ष में भी खड़े होंगे, वैश्वीकरण के पक्ष में भी खड़े होंगे। ये भैया गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज, तो ये कैसे काम चलेगा? वो समझ में नहीं रहा है कि स्वदेशी क्या है, विदेशी क्या है, क्या कारण है? तो आपकी दबा रही है क्या बेचने के लिए बाबा रामदेव? अरे भाई पेट हिला करके आपने तो बाजार हिला दिया। पहले देखते हैं आस्था चैनल पर अभी 30-35 चैनल सुनते हैं, अखिलेश जी को ज्यादा जानकारी होगी। काफी फ्रीक्वेंसी उनके पास में है। उन्होंने पेट हिला करके बाजार को हिला दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह जो ताजा तरीन घटना है अखिलेश जी, सुप्रीम कोर्ट का जो तलवार लटका है, हम भूल जाए उस तलवार की कहानी, आंदोलन की कहानी, उनके सत्याग्रह को, सब कुछ को भूल जाए। ये नया डिबेट क्या है? क्या होना है? क्यों सुप्रीम कोर्ट लगातार बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट तंग कर रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव अगर ब्राह्मण सन्यासी होते, वो तो जादव हैं और जादव का काम भैंस धोना है, दूध बेचना है, तुम ज्ञान की बात क्यों करने लग गए हो? कहीं यह भी मामला है
कि संतों, सन्यासियों और साधुओं के बीच में एक यादव का योगी हो जाना, कहीं यह भी क्लास, साधुओं का भी तो अपना क्लास है ना, उसके भी अपने पीठ हैं, उसके अपनी लॉबी है। एक जादव कैसे इतिहास का नायक हो जाए, यह भी मामला है क्या? जैसे नरेंद्र मोदी एक घांची तेली का बेटा, एक पिछड़ा का बेटा, एक दलित का बेटा, वो इतिहास का नायक नहीं हो जाए, इतिहास में उसको जगह नहीं मिल जाए। नंद वंश के बाद क्या आने वाले दिनों में यह भी याद किया जाएगा, नंद वंश के बाद यह नरेंद्र डायनेस्टी शुरू हुई है। नरेंद्र ने एक नए वंश की शुरुआत की है। एक शूद्र नंद थे और दूसरा शूद्र जो है नरेंद्र मोदी आए हैं। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी भी संकट में है? एक यादव पहली बार बाबा बने हैं, पैसा वाला बने हैं, वो भी संकट में है। ये क्लास क्राइसिस का तो कोई खेल नहीं है। जी अखिलेश जी, मैंने विषय छोड़ दिया, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताएं। इसमें इसमें कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है, इसमें कोई समझिए कि जातीय मतभेद की बात नहीं है। और ये जो बाबा रामदेव का जो मामला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तलखी आई है, और जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेगा भी। उसमें मूल रूप से क्या है कि बाबा रामदेव का समझिए कद अपने आप को इतना बढ़ा लिया है कि वो जो मेडिकल क्षेत्र के जो पेशे हैं, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, तमाम नेचुरोपैथ, उस सब को दरकिनार करते हैं। दरकिनार करके ये कहते हैं कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं जो कह रहा हूँ वही अंतिम सत्य है, मैं जो दवा बेच रहा हूँ वही सभी बीमारियों का इलाज उसी में है। इसको लेकर समझिए मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ वो जो है ना वो शिकायत की थी, और उसी शिकायत का ये मामला है भ्रामक विज्ञापन देने का। तो कुल मिलाकर समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर कई बार उनको जो है धमकाया, उनको आगाह किया कि ऐसा मत करिए मत करिए, लेकिन बाबा रामदेव माने नहीं। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये बता दिया कि आप पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट क्या कार्रवाई करती है ये तो चलिए बाद का विषय है या देखने की बात होगी। मजे की बात यह है कि बाबा रामदेव का जो प्रोडक्ट है, जिसको स्वदेशी प्रोडक्ट के रूप में आप बता रहे हैं, तो स्वदेशी है या विदेशी है, क्या कौन सा प्रोडक्ट है, यह तो वही लोग जानेंगे जो बाबा रामदेव पर यकीन करके उनके प्रोडक्ट को खाते हैं या सेवन करते हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बाबा रामदेव कोई साधु महात्मा तो है नहीं, बाबा रामदेव योग गुरु हैं, वो साधु महात्मा संत नहीं है। संत के भेष में उनका मूल पेशा जो है योग गुरु है, योग सिखाते हैं, योग में वो पारंगत है। इसीलिए अपने संस्थान का नाम उन्हें पतंजलि रखा है, जिसमें योग और आयुर्वेद दोनों का सम्मिश्रण हो। मैं ये कह रहा हूं कि उसी हरिद्वार में जहां पर का पतंजलि विद्यापीठ है, उसी हरिद्वार में जितने भी हजारों सैकड़ों संत महात्मा बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको विरोध करना चाहिए बाबा रामदेव का। वो विरोध क्यों नहीं करते हैं? देखिए बाबा रामदेव के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, और चूंकि हमारे साथ भी वो घटना घटी हुई है, लेकिन मैं अभी उसको यहाँ पर नहीं खुलासा करूंगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बाबा रामदेव के बारे में जातीय मतभेद या तमाम तरह की चीजें, उसकी कोई कहानी नहीं है। अगर ब्राह्मणवाद की ही कहानी रहती, सवर्णवाद की ही कहानी रहती, तो इसी मोदी के काल में बहुत से ब्राह्मण और सवर्ण जेल गए हैं या केस उस पर चल रहे हैं, तो बाबा रामदेव क्या है, बाबा रामदेव क्या होते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि बाबा रामदेव ने गलती जो की है, या बाबा रामदेव को ये लग रहा है कि पूरे मीडिया जगत में वो विज्ञापन के जरिए पूरे मीडिया को अपने खेमे में खड़ा कर रखे हैं। ये 30-35 क्या बोलते हैं, देश के जितने चैनल हैं हर चैनल में उनका विज्ञापन चलता है, कई चैनलों में उनका स्टिक लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि बाबा रामदेव के खिलाफ कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान नहीं जाएगा, नहीं जाता है। बड़े 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 स्तर पर पैसे दिए जाते हैं विज्ञापन के जरिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव स्वदेशी की बात करते रहे, जिस स्वदेशी की बात करते रहे, जिस भ्रष्टाचार की बात करते रहे, जिस काला धन लाने की बात करते रहे, आज उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? जो लोग 11, 12, 13 तक बाबा रामदेव की बातों पर यकीन करके हजारों की संख्या में
आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे, वो लोग आज चुप क्यों है? क्या बाबा रामदेव ने जो समझिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की है, क्या उस पर ये पूरा देश समाज चुप क्यों है? ये बड़े विचित्र कहानी है और इसलिए चुप है बाबा रामदेव, उनके साथ सत्ता सरकार का समर्थन है। जब सत्ता सरकार किसी व्यक्ति के या किसी संस्थान के बगल में खड़ा हो जाता है तो वो मनमौजी करता है, वो उसको जो मन में आता है तो करता है। और यही वजह है कि देखिए कि बाबा रामदेव के साथ अदालत का क्या फैसला होगा, अदालत क्या कार्रवाई करती है, ये तो हम नहीं जानते हैं, इस पर हम टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। लेकिन बाबा रामदेव के बारे में सबसे ज्यादा उसी हरिद्वार के संत महात्माओं को आवाज उठाने की जरूरत है। क्या पहले वह संत महात्मा यह बात को पहले तस्दीक करे कि बाबा रामदेव जो कर रहे हैं और जिस तरह की उन्होंने भ्रामक प्रचार दिया, क्या उससे सहमत है संत महात्मा? ये सबसे बड़ी बात है, वहां के संत महात्मा को ये बात बतानी चाहिए। तो ये जो है ना, मूल कहानी यहाँ पर फंसा हुआ है। देश की जनता से कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। जनता के पास में न कुछ है, जनता के पास एक ही चीज है कि कहीं से कुछ आ जाता है उसको समेट के खा लो, अपना परिवार पालो, अपना घर बनाओ, अपना घर बनाओ। और प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को जानते हैं, तमाम सरकारें जानती है, तमाम विपक्ष के लोग भी इस बात को जानते हैं। भाषण देने के लिए आप कुछ भी करते रहिए, जनता जो है ना, जनता ही इस देश का निर्माण भी कर सकती है और जनता ही इस देश के निर्माण को ध्वस्त भी करती है। और चुनाव है, अगर जनता बाबा रामदेव से नाखुश है या उसके प्रोडक्ट से नाखुश है तो जनता को उसका सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि रामदेव भी बीजेपी और मोदी सरकार के समर्थन में ही खड़े हैं। इसलिए जो है जनता को निर्णय लेना चाहिए, जनता से बड़ी अदालत कोई नहीं है। जी जी, मनोज जी, क्या लगता है कि आप तो अर्थशास्त्री हैं, तो बाबा रामदेव ने भारतीय इकोनॉमी को कुछ गति दी या कुछ फायदा हुआ इनके स्वदेशी से? मैं तो अभी कहा था ना कि बाबा रामदेव तन को भी ठीक कर रहे थे, बतन को भी ठीक कर रहे थे, तन की बीमारी भी वह दुरुस्त कर कहा कि तन भी अच्छा हो, बतन भी अच्छा हो। लेकिन ये तन और बतन के बीच में जो बाजार घुसा है, और बाजार तो निर्मम होता है, बाजार का कोई चरित्र तो लाभ कमाना होता है, बाजार चैरिटी पर नहीं चलता है, बाजार धर्म युद्ध भी नहीं करता है, वो उसको मुनाफा केवल चाहिए। बाबा रामदेव लगातार कह रहे थे कि मैं मुनाफा चाहता हूं, लाभ जो है हमारा लाभ शुभ के तंत्र से नियंत्रित होगा, मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी यह कोई बात नहीं होगी, ना मिलावट होगा। हम तो मिलावट के खिलाफ, कभी सुब्रत राय ने शुरू किया था मिलावट के खिलाफ एक जंग, इन्होंने भी कहा कि अभी भी कह रहे हैं मिलावट के खिलाफ जंग। अभी गाय का घी, जितना घी बिक रहा है बाबा रामदेव का, उतनी गाय ही नहीं है देश में। सबसे बड़ी बात है कि हमारे महाराज जो जिनकी प्रेरणा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है समाज को दिशा देने में। जितना घी बिक रहा है उतनी तो देसी गाय भी नहीं है। तो जब गाय नहीं है तो घी कैसे बेच रहे हो भैया? ये कौन सा घी है जिसको शुद्ध देसी गाय के घी के नाम पर जो है आप इसका बाजार कर रहे हैं? कुल मिलाकर के बाबा रामदेव भी, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस लोग कहते हैं लाला रामदेव है, वो कारोबारी बाबा है, कारोबार करते हैं। और वो अलग विषय है कि योग को उन्होंने, योग चादर के नीचे बहुत बढ़िया योग का बोर्ड लगा, गेरुआ है। अब पहली बार लगा है कि, और कोई मॉडल नहीं है, कोई सलमान खान और कोई करिश्मा कपूर, सनी लियोन या कोई हीरोइन भी नहीं है। अपने आप में बाबा रामदेव मॉडल है, उसका अपने ही प्रचारक है। अब अंदर पहली बार लगा कि गेरुआ वस्त्र का भी बाजार में क्या डिमांड है, साधु महात्मा का भी बाजार है, कमंडल का भी अपना एक मार्केट है। अलग विषय है कि मनोज गेरुआ वस्त्र नहीं पहने हैं, मैं भी नहीं पहना हूं, हम लोग तीनों आदमी पहन ले तो बाजार हम लोग पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह कैसे कर सकते हैं? गेरुआ वस्त्र में ताकत नहीं है, गेरुआ वस्त्र में ताकत है, वो बड़ी बड़ी जो बाजार की व्यवस्था उसको हिला सकती है। वो ये जो तमाम सुप्रीम कोर्ट की बात आई है और आपके फेक प्रोडक्शन है,
और बाबा रामदेव हथेली पर लेकर के सुप्रीम कोर्ट को लेकर चल रहे थे। क्या लगता है, आप तो सत्याग्रह भी देख ही रहे थे, वो कहाँ है स्विस बैंक का? आपके पास भी डाटा उटा आया था क्या? क्या कहना चाहते हैं? 11 से लेकर के 13 साल हो गया मनोज जी। हाँ, देखिए आपने इस विषय पर आपने इस विषय पर करीब करीब सारे पक्षों को आपने पेश किया और अखिलेश जी ने भी इसकी बड़ी अच्छी प्रस्तुति की। देखिए इस मामले में मेरा टेक ये है कि मैं आपके इस मंच पर तमाम बहस में मैं बार बार एक शब्द का और इस्तेमाल करता हूं कि सबसे बड़ी समस्या तमाम समस्याओं में एक यह भी है, वो है पाखंड, जो हिपोक्रेसी है हमारी इंटेलिजेंसिया, पॉलिटिजेंसिया, पॉलेमिक्स, सार्वजनिक मंच और बहस केंद्रों पर, ये सबसे बड़ा इशू है। देखिए इस सांसारिक जीवन में हर चीज के अपने प्रैक्टिकल डायनेमिक्स होते हैं और हर चीज का एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, नीति शास्त्र होता है, जिसको नियम, कानून, आदर्श, सिद्धांत, विचार जो भी कह लें। तो हर डोमेन की अपनी अपनी कहानी है। बाबा रामदेव का जो पूरा जो इमर्जेंस है पिछले 25 सालों में मैंने देखा है कि कैसे वो एक सामान्य व्यक्ति जो खुद जो है बेल्स पाल्सी का शिकार हुआ, जिस बीमारी का मैं भी शिकार हुआ हूं, मैं तो खैर टाइम से इलाज करा लिया, उन्होंने शायद टाइम से इलाज नहीं कराया कि आज भी उनका थोड़ा सा वो टेढ़ा दिखता है, लेकिन उससे वो प्रेरणा लेकर कैसे एक आश्रम और उससे जुड़े और फिर अपने आप में योग को, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ है, उसको पब्लिक डोमेन में, समाज में कैसे एक ग्रेट कम्युनिकेटर के रूप में उन्होंने किस तरीके से प्रतिस्थापित किया और अपनी व्यक्ति, अपनी संस्था और अपने व्यक्तित्व का किस तरीके से प्रिवेल किया। ये ठीक है कि बीच में वो राजनीतिक रिफ्लेक्शन में भी आए, स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की और उसके बहाने उन्होंने कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस भी खोजने का प्रयास किया। काले धन पे रोक को लेकर के दिल्ली में उनका लंबा आंदोलन चला। आज अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार की कोख, आंदोलन की कोख से उत्पन्न हुए, आज वह भी किसी वजह से, उसी वजह से जेल में है। और आज रामदेव जो उन्होंने अपनी एक इंस्टीट्यूशन खड़ा की, कहीं ना कहीं वायलेशन किया, तो आज सुप्रीम कोर्ट की तगड़ी फटकार सुन रहे हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि भाजपा के जिस तरीके से राजनीतिक विरोधी देश भर में दिखाई देते हैं, सेम उसी वेवलेंथ में रामदेव की भी लोग आलोचना करते हैं, जो मुझे उचित नहीं लगता। यह ठीक है, तकनीकी रूप से सुप्रीम कोर्ट ने के वो उसमें आए हैं और वो बातें अपनी जगह सही है, लेकिन मैं एक सवाल बड़ी प्रमुखता से उठाना चाहता हूं कि देश में अनेकानेक भ्रष्टाचार में मेडिकल क्षेत्र का भ्रष्टाचार एक बड़ा विशाल डोमेन रखता है और इसमें एलोपैथी सिस्टम का जो एक बिजनेस मॉडल है वर्ल्ड वाइड, वह जनता के पूरे शोषण पर केंद्रित है और पूरे मेडिकल सिस्टम को इतना अनआर्टिफिशियल, एक तरह से आर्टिफिशियल और नॉन साइंटिफिक और नॉन ह्यूमन तरीके से ये एलोपैथी सिस्टम एक एग्रेसिव पैटर्न पर चलता है और उस सत्ता को हिला देने वाला शख्सियत रामदेव है, जो कि किसी बहुत बड़े पारिवारिक बिजनेस घराने में पैदा नहीं हुआ। एक साधु संत था और पहले उन्होंने योग शिविर किए, फिर उन्होंने अपने प्रैक्टिकल तरीके से अपने धन का बेस बनाया, मीडिया का सहारा लिया और भारतीय संस्कृति, स्वदेशी और प्राचीन योग आयुर्वेद पद्धति के आधार पर एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करता है, तो हमें उससे रश्क नहीं होना चाहिए, जलन नहीं होना चाहिए। आपने जो पूंजी की बात की, तो मैं ये कहूंगा कि मैं तो यह भी कहता हूं कि पूंजी यदि बिना रेगुलेशन के हो, बिना कॉर्पोरेट गवर्नेंस को हो और क्रोनी के साथ जुड़ा हो, तब खतरनाक है। ये तो एक जरूरत है, जैसे हवा, पानी, बिजली की जरूरत है, तो बिना पूंजी के उत्पादन कार्य कैसे चलेगा, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो उस पर सवाल का कोई अर्थ नहीं होता। मुझे याद है कि रामदेव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप चंदा लेते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि हम खुद लंगोटी पहनेंगे तो दूसरे को क्या लंगोटी देंगे, हम तो खुद, हम जब तक हर तरह से सबल होंगे तब हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो आज उन्होंने स्वदेशी के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जो चोट पहुंचाई, उसमें वो एक अति उत्साह में आकर, ज्यादा जोश में आकर कुछ बड़बोलेपन के वो शिकार हो गए। और आपने बड़ा सही कहा
कि बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज के बजाय वो खुद ऐड करते थे, पैसे बचाते थे और अपने तमाम मार्केट का उन्होंने एक्सपेंड किया, तो लोगों के लिए जलन की बात हो गई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है वो है कोरोना काल में जब उन्होंने उस पर अटैक किया एलोपैथी सिस्टम पर, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की लॉबी बड़ी तगड़ी है और लाखों करोड़ों का कारोबार होता है, उनको ईगो प्रॉब्लम हो गया तो उन्हें रामदेव के पीछे नकेल लगनी शुरू कर दी। उस मामले में मैं रामदेव को नहीं मानता हूँ। एक मैं आपको प्रश्न मैं केवल छोड़ रहा हूँ कि आप जवाब देंगे। जैसे जी आपको खांसी हो रही है, एक तो शुगर लॉबी है महाराष्ट्र में, वो बहुत बड़ा लॉबी है, वो सत्ता को बनाती है बिगाड़ती है, शुगर लॉबी। दूसरा है जो एक यहाँ जो गुटखा लॉबी भी है, तो गुटखा लॉबी भी इतना, जितने गुटखा बिकते हैं उसके जो सीईओ होते हैं वो 500-600 करोड़ रुपया मंत्री को जाके देते हैं। कब गुटखा पर बैन लगेगा, कब बैन हट जाएगा, ये सब कहानी शुरू होती है। गुटखा लॉबी भी, उससे बड़ी लॉबी है ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही जी, एग्जैक्टली। और उसमें रामविलास पासवान के दौरान में जो रसायन और उर्वरक जो मंत्रालय शायद उनके पास में था, वह इतनी बड़ी लॉबी है। अगर मैं इस चैनल पर बैठ करके नाम लूंगा तो पक्ष के लोग कल पहुंच जाएंगे हमारे चैनल के खिलाफ में, कि उस मेडिसिन लॉबी का पैसा भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगा है। ये दावे के साथ इस चैनल पर मैं कह रहा हूं, वो बड़ी संख्या में वो जो दलाल पूंजी जो लगी हुई है, जो सत्ता बदलती है, मंत्री बनाती है, वो पूंजी वह निश्चित रूप से देखिए, मैं कह तो रहा हूं कि रामदेव ने एक बहुत बड़ी नजीर देश के सामने पेश की है और उन्होंने भारत के प्राचीन मूल्यों को आधुनिक संदर्भों में जन जन तक और घर घर तक पहुंचाया है, वो बधाई के भी पात्र है। और दूसरी बात, रामदेव कोई पारिवारिक बिजनेस हाउस नहीं है, उनके आने वाले दिन में उनके बच्चे नहीं उनकी विरासत संभालने जा रहे हैं। तो ऐसे में रामदेव के कृत्य को कुछ अलग नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। उस व्यक्ति ने अपने कम्युनिकेशन के जरिए जो स्वास्थ्य को लेकर, जो मेडिकल कम्युनिकेशन को लेकर जो प्राचीन अपनी पद्धति से जोड़ा है और एलोपैथी को अपने तर्कों से और तमाम चीजों से जो उन्हें एक तरह से चोट पहुंचाया है, तो खलबली मची थी। बाकी रामदेव ने कुछ विज्ञापनों में जो अति उत्साह और अति मतलब बड़बोलापन जो दिखाया, उसकी उन्हें सजा भुगतनी पड़ रही है और उनके भी कई प्रोडक्ट सवालों के घेरे में आए हैं। जी अखिलेश जी, आप अगर कुछ कहना चाहते चलते चलते, तो मैं एक बात और कह दूं कि आजादी बचाओ आंदोलन, राजीव दीक्षित, रामदेव का अलायंस, काला धन, स्वदेशी, हिंदुत्व, राम मंदिर और तमाम प्रकार की बातें, ये सब एक ही प्रयोग का हिस्सा है। और इस प्रयोग में, इस राजनीति में वास्तव में बाबा रामदेव को बदनाम किया जा सकता है। और रामदेव जी की गलती कहाँ हो रही है कि जो अभी अति उत्साह की बात उन्होंने की और उन्होंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में एक मॉडल खड़ा किया उन्होंने, तो इस मॉडल को लेकर के आप कितना मतलब कहीं लगता है कि कोई कमी हो रही है? खारिज तो नहीं कर सकते, लेकिन कमी हो रही है तो सब मिलकर उसको ठीक भी किया जाए। क्या कमी हो लग रही है? बाबा रामदेव को कोई खारिज नहीं कर रहा है, बाबा रामदेव पर कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है, बाबा रामदेव के खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं हो रही है। उनकी शिकायत उनके अपने द्वारा ही की गई है। उन्होंने जो बरबोलापन किया, उन्होंने जो बयान दिए, उनका जो एग्रेसिव पूरा मार्केट अपना खेल है, उसको लेकर समझिए कि वो मेडिकल एसोसिएशन ने शिकायत की और सुप्रीम कोर्ट ने समझिए उसको पकड़ा। और सबसे बड़ी चीज है कि बाबा रामदेव अगर एक बिजनेसमैन ही हो गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को लेकर उनको आगाह 3 बार कर चुका है, बावजूद फिर वही काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो पावरफुल आदमी है, उनके साथ पावर खड़ा है। तो पावर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई पावर नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट नियम, कानून, संविधान के तहत चलने वाला चीज है और देश कैसे चलेगा, संवैधानिक व्याख्या करने वाला वो संस्थान है। ऐसी स्थिति में बाबा रामदेव को भी यह नहीं समझना चाहिए कि एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा योग गुरु हूँ, मैं ही समझिए वो जो पतंजलि का प्रोडक्ट बनाकर देश और दुनिया का बहुत कल्याण
देश दुनिया का कितना कल्याण कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उस देश उस कंपनी के जरिए उनका अपना भी कल्याण हो रहा है ना भाई। वो देखिए अखिलेश जी आप मेन स्ट्रीम के मीडिया में रहे हैं और कितना महंगा विज्ञापन है। अगर पतंजलि स्वदेशी उत्पाद को बाजार में खड़ा करके और उसी पैसा को इस बड़े घराने के मीडिया में जा करके अरबों रुपया झोंक दिया जाए, क्या अपेक्षा यह है, क्योंकि उन्होंने अपेक्षा पैदा की कि हम हिंदुस्तान को फिर से सोने का चिड़िया हम लोग बना देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी स्वीकृति इतनी बड़ी हुई है तो आप उस पूंजी को, जैसे दूसरे लोग विज्ञापन पर पैसा लुटा करके गलत उत्पाद को भी कंज्यूम करवा दे रहे हैं, यही मैं कर रहा हूं। देखिए जी मैं एक लाइन में बताऊंगा कि उनकी स्वीकृति अपनी है, क्योंकि योग गुरु हैं और नामी योग गुरु हैं, उनके अपने कृतित्व पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके जितने भक्त हैं लोग उनसे सीखते हैं, दुनिया भर में करोड़ों लोग उनके फॉलोअर हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अगर बाबा रामदेव अगर मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ रहते अगर, तो बाबा रामदेव नहीं बने रहते, सुन लीजिए। और चूंकि बाबा रामदेव के जो फॉलोअर है, जो उनका एक दवाई भी खाता है, वो सब बीजेपी को वोट डालता है। ये भी तो एक बड़ी कहानी है। जितने भी देश में साधु संत हैं, प्रवचन कथावाचक जितने देश में घूम रहे हैं, वो किसको वोट दिलाता है? बीजेपी के। तो बीजेपी को वोट लेने के तमाम माध्यम ये सब है। तो जहां से वोट आपको मिलता है उसका संरक्षण देना भी सरकार और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है। यही वजह है कि समझिए कि बाबा रामदेव इतने एग्रेशन में रहते हैं, इतने सबल दिखते हैं। और रही उनकी कंपनी की बात, तो कोई कंपनी उनकी इतनी बड़ी 1200 करोड़ की उनकी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है कि समझिए कि मल्टीनेशनल कंपनियों के वो पैरेलल खड़े हो गए हैं। लेकिन हाँ, विदेशी कंपनियां जितना इस देश में काम कर रही थी, जिसके प्रोडक्ट को यहाँ के लोग प्रयोग करते थे, यूज करते थे, बाबा रामदेव ने एक बड़ी चुनौती जरूर दी है। और लेकिन बाबा रामदेव के बात और बड़ी बात है कि बाबा रामदेव के सारे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, 2-4 प्रोडक्ट अच्छे हैं, 2-4 प्रोडक्ट को लोगों ने स्वीकार भी किया। लेकिन आपने जो सवाल किया घी को लेकर, घी के साथ जो है ना सरसों तेल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर बहुत गंभीर सवाल उठते हैं, और गंभीर सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि उसको नंगी आंखों से लोग देखता है क्या हो रहा है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। आज मनोज जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, ज्यादा उनको मैं नहीं बुलवाऊंगा, कल फिर उनको बातचीत करनी है। लेकिन यह जरूर है कि देश में दंत क्रांति जितना आवश्यक है, तो देश में क्रांति भी उतना आवश्यक है। देश की क्रांति और दंत क्रांति में बहुत अंतर है। और क्रांति को ही आप क्रांति आप मत बना दीजिए जी। और निश्चित रूप से यह है कि आपसे अपेक्षा बहुत बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट, और एक मुझे यह डर लगता है कि जिस तरह से इस बीच के कालखंड में तमाम आश्रमों और उस आश्रम के मठाधीशों को आपने भीतर भेजने का प्रयास किया। एक तो बीच में प्रवचन उद्योग चला था बहुत बढ़िया से, 1 दशक तक प्रवचन इंडस्ट्री बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उस प्रवचन इंडस्ट्री में जिस तरह से लोगों ने बदनाम किया, लोग भीतर जाने लग गए, तो लोग प्रवचन इंडस्ट्री से बहुत बाहर निकले, दूसरे विधा में गए, और फिर से एक नई शुरुआत इन्होंने जो है अभी हुई है, ईश्वर ने करे। एक उदाहरण मैं देता हूं। देखिए, बाबा रामदेव इसी आधुनिक समय के वो है, योग गुरु हैं, और कितनी समझिए कि उसमें एक समझिए कि पावर और ताकत या सत्ता सही है, सत्ता के नजदीक वो खड़े हो गए हैं कि आपको याद होगा। और खुलेआम एक बिहार के एक बड़े पत्रकार, जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े पत्रकार हैं, एक बार उनसे सवाल कर दिया था, और एक बड़े चैनल में थे, चैनल का नाम मैं नहीं लेना चाहता, नाम लेने की क्या, जो नौकरी चली गई। केवल ये कि आप जो है हवाई जहाज से उड़ते हैं और कहते हैं कि हम लगौटी पहने हुए हैं और तमाम तरह की चीजें, और टैक्स कितना भरते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे उनकी नौकरी चली गई थी। जी देखिए अखिलेश जी, मैंने उस प्रोग्राम को सुना था
उसमें वो स्वनाम धन्य पत्रकार कुछ ज्यादा ही बाएं दाएं और अपनी सीमा को लांग करके सवाल किया था, और रामदेव ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया था। रामदेव मैं सुना हूँ, हाँ, और उसके बाद क्या डायनेमिक्स हुआ वो अलग खेल है, वो अलग खेल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम मित्रों का, तमाम दर्शकों का। समय हो गया अखिलेश जी, कल बात हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, बेहतर गांव बनाना चाहते हैं। स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट गांव हमारा हो, और गांव के, हाँ, स्मार्ट गांव हो। गांव का विस्तार हुआ है लेकिन गांव का विकास नहीं हुआ है। जब से कृषि संस्कृति सामने आई है, गांव की संख्या तो बड़ी है, गांव स्मार्ट नहीं हो पाया है। एक स्मार्ट गांव बने, अपनी आवश्यकता की सामग्री एक गांव में बने, दूसरे गांव में भेजे। एक परस्परावलंबन, हम तो स्वावलंबन को भी एक नेगेटिव टर्मिनोलॉजी मानते हैं। परस्परावलंबन आवश्यक है। परस्पर हम यह उत्पाद बनाते हैं, आप वो उत्पाद बनाइए। और सेंट्रलाइज्ड जो प्रोडक्शन यूनिट है, निश्चित रूप से भारत की स्वदेशी सेंट्रलाइज्ड यूनिट के पक्ष में कभी भारत की स्वदेशी रही नहीं है। घर घर में उद्योग हमारे पास में थे, घर घर में दस्तकारी थी, घर घर में शिल्पकारी थी। ऐसे शिल्पकारी, कर्मकार, चर्मकार, स्वर्णकार, दस्तकार बहुत हम लोगों ने खड़ा किया। घर घर में सब हाथ को काम था। मुझे लगता है कि हम लोग स्वदेशी पर एक बार बहस करें। और बाबा रामदेव निश्चित रूप से कितना भी बड़े कोई आदमी क्यों नहीं हो जाए, भारत की जो कानून व्यवस्था है, भारत के जो कानून हैं, यह निश्चित रूप से जो है इसका पालन करना चाहिए। लेकिन यह भी उजागर करना चाहिए कि पूरी दुनिया में दलाल वैज्ञानिकों की भी बड़ी फौज खड़ी है। कल वह दलाल वैज्ञानिक पैसा लेकर के कौन सा रिसर्च आपके सामने परोस देगा, वह कह देगा कल वो वैज्ञानिक की शराब पीने से बहुत बढ़िया होता है या कोला पीने से बहुत बढ़िया होता है। एक बड़ी फौज है, एक बड़ी बहस है वह, कि पैसा लेकर के वैज्ञानिक भी बिक रहे हैं, डॉक्टर भी बिक रहे हैं, बाजार में सब कुछ खेल चल रहा है। अगर पतंजलि से थोड़ी भूल हुई, इसको निश्चित रूप से सुधार करके, आशा पतंजलि से बहुत बड़ी है, रामदेव की स्वदेशी से बहुत बड़ी उम्मीद है। और तमाम जहां कुछ नहीं हो, वहां एक आशा की किरण उन्होंने जगाया, उन्होंने हिम्मत दिखाई, रास्ता दिखाया। बहुत कुछ संभव है। बने रहिए हमारे साथ में। उम्मीद है कि बाबा रामदेव निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, किसी फेक विज्ञापन से अपने को दूर रखेंगे, अपने उत्पाद की गुणवत्ता को सुधारेंगे। जो जनता की, जो उपभोक्ता की अपेक्षा है, उस अपेक्षा पर हमारा यह स्वदेशी उत्पाद बहुत बेहतर होगा। स्वदेशी के नाम पर हम कूड़ा करकट नहीं बेच सकते हैं, स्वदेशी के नाम पर हम ठेला के सामान को नहीं बेच सकते। हम बेहतर काम करेंगे, बेहतर उत्पाद बाजार में भेजेंगे, तब हमारी अपनी जो है इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपके आने के लिए, दर्शकों के देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ में। कल फिर 8 बजे इसी समय मिलेंगे। नमस्ते।